नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। कई मंत्रालयों के मंत्री यहां पर मौजूद हैं जिनके प्रेजेंटेशन यहां पर होना है। साथ ही साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौर चल रहा है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स को देखें, जिसके बारे में हम लगातार बात इंडिया की में भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम अन्य स्थितियों को देख रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि भारत के सामने आने वाले दिनों में एक चुनौती आ सकती है। इसमें महंगाई एक बड़ी समस्या है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या होगा, क्या और कड़ाई से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले समझाया है, हिदायत देते हुए कहा है कि हमें किफ़ायत बरतनी चाहिए, हमें अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए, पेट्रोल का खर्चा सोच समझ कर करना चाहिए, कार पूलिंग करना चाहिए। ये सब वो बातें थी जिसके बाद थोड़ा चिंता की लकीरें लोगों के माथे पर आ गईं। स्थितियाँ कंट्रोल में हैं, लेकिन जितने विशेषज्ञों से मैं बात करता हूँ वो सभी ये कहते हैं कि आज हमारे काबू में हालात दिखाई देते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर स्थितियां और बिगड़ी, युद्ध के हालात और गंभीर हो गए, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका क्राइसिस मैनेजमेंट बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अब मंत्रिपरिषद बैठक के संभावित मुद्दे जो हैं, उसमें मिडिल ईस्ट संकट सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर बातचीत हो सकती है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की हाल के दिनों में जो यात्रा हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर निश्चित तौर पर बातचीत होना है। कितना रिजर्व हमारे पास मौजूद है, आने वाले दिनों में क्या एहतियात बरतनी, और ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा को लेकर भी नई नीति बनाने की ज़रूरत है। सुरक्षा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं पड़ोसी मुल्क कौन है और वर्तमान हालात ऐसे चल रहे हैं कि कोई ना कोई उकसा रहा है। कृषि, उर्वरक, विमानन और जहाज रानी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी, इनके प्रेजेंटेशन भी होंगे। देखिए, जब भी इस तरह संकट का समय आता है, किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का समय होता है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर चर्चा मुमकिन है क्योंकि ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसको लेकर कई बार मुद्दा उठता रहा है और आर्थिक मोर्चे पर हम भविष्य को लेकर क्या रणनीति बना सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ ये सबसे प्राइमरी चीज़ है जिसको कोई भी देश देखता है। अब इसमें किन मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। कृषि मंत्रालय है, वन और पर्यावरण मंत्रालय। कृषि हमारे अर्थव्यवस्था की हमेशा से रीढ़ रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बनाए रखना है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी उपलब्धि रहा है उनके कार्यकाल में। वित्त और रेलवे है, इसको लेकर भी प्रेजेंटेशन हो सकता है मंत्रालयों का। और वित्त मंत्रालय का तो निश्चित तौर पर ये प्रेजेंटेशन होगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या कर रहे हैं। वाणिज्य हो, श्रम मंत्रालय हो, और आप देख रहे हैं कि रोज़गार का मुद्दा कितने ज़बरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, इनसे कैसे निपटा जाए। ये वो मंत्रालय हैं जिनके प्रेजेंटेशन आज संभावित हैं। और ये चल रही है मीटिंग, जिस समय मैं आपके सामने खबरें पेश कर रहा हूं, तो मैराथन मीटिंग है, लगातार लंबी मीटिंग है और ये मीटिंग लगातार जारी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की। खासतौर पर इटली की यात्रा उनकी बड़ी चर्चित रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के साथ साथ में हमें ये भी देखना होगा कि किस तरीके से दुनिया के अन्य देशों के जो समीकरण बन रहे हैं, जैसे शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद में जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्विस्ट माना जा रहा है। यहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने अपने फ़ायदे को इस समय देख रही हैं। अब जून के दूसरे हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार भी संभव है, ये भी एक बड़ी बात है। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी तो कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के आधार पर, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उनके आधार पर मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। अमित सिंह जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सौरभ मालवीय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आनंद जी, पहले तो बताइए क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, आप लोगों को क्या ब्रीफ करने के लिए बताया गया है, तो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हमको पता लग जाए। देखिए प्रवीण जी, ये तीसरे टर्म के तीसरे साल की पहली बैठक है और निश्चित तौर पे इस तरह की बैठकें होती है। और 5 देशों की यात्रा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी देश में आए हैं और लगातार 5 देशों के साथ साथ जिस तरीके से वैश्विक संकट पूरे दुनिया में छाया हुआ है,
तो निश्चित तौर पे इससे हम अपने आप को परहेज तो नहीं कर सकते हैं। हम भी उस संकट के दौर में हैं निश्चित तौर पे, लेकिन उस संकट के साथ साथ जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 देशों में 5 दिन की यात्रा के बाद आने के बाद और अपने तमाम मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे और सचिवों के साथ और प्रेजेंटेशन की जिस तरीके से आपने बात की, वो निश्चित तौर पे प्रेजेंटेशन, और आपने देखा होगा कि जब भी मोदी जी देश से बाहर गए हैं अपने कार्यकाल के दौरान, जब वो वापस आते हैं तो नए तरीके से बात करते हैं और देश को किस तरीके से संयोजित करना है, देश के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के तमाम सुविधाओं के लिए जिस तरीके से निरंतर प्रयासरत रहते हैं, उन तमाम मुद्दों पे बात होगी। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि तीसरे साल का हमारा पहला बैठक है और इस बैठक में बहुत सारी चीजें तय होना है। हमारे पार्टी के संगठन को लेकर भी जिस तरीके से आपने बात की, हमारे संगठन की भी बातें चल रही है और ये संगठन से परे हटकर, चूंकि ये सरकार की बात है तो सरकार के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातें हो रही है और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा चलते रहती है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अलग मुद्दा है, ये मुद्दा है देश के विकास का मुद्दा। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं आनंद जी, जिन पर हम सबकी निगाह, एज अ कॉमन मैन, आम नागरिक के नाते मैं भी उसके बारे में सोचता हूँ। पहले तो ये जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ हिदायत दी गई प्रधानमंत्री मोदी, किफ़ायत को लेकर और सोच समझकर खर्चा करने को लेकर जो हिदायत दी गई, उसके बाद में कुछ कंसर्न थे कि क्या आने वाले समय में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अब काफ़ी, जब से आप लोगों ने बंगाल जीता है ना, तो विपक्ष भी बड़ा एक्टिवेट हो गया और आम आदमी पार्टी ने जब से दिल्ली को गंवाया है ममता बनर्जी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी कुछ इस तरीके की एक मुहिम शुरू हो गई है जो आपके लिए आने वाले समय में निश्चित तौर पर चिंता का विषय हो सकती है। मैं जानता हूँ ये बड़ी फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, बहुत तयशुदा कार्यक्रम के आधार पर होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन पर भी अंदर खाने विचार हो सकता है। निश्चित तौर पे और एक बात बताना चाहता हूं प्रवीण जी, देखिए अभी पूरी दुनिया जिस तरीके से ऊर्जा के संकट से जूझ रही है, उसके दौरान आज हम 8 बजे का डिबेट कर रहे हैं और 3:41 पे हमारे देश में 265 गीगावाट, जो कि क्षमता के हिसाब से जरूरत थी, उसको आज हमने लक्ष्य को तय करने का जो संकल्प लिया था वो तय कर लिया है। और इसके अपेक्षा 265 के अपेक्षा हमारे पड़ोसी 5 देशों में 54 गीगावाट की भी अभी पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है और हमने 265 गीगावाट की पूर्ति को लक्ष्य को तय कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है तमाम मुद्दों को लेकर। ये एक मैंने एग्जाम्पल बताया कि आज की बैठक के बाद जिस तरीके से ये बैठक प्रारंभ होने से पहले हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं और पूरे देश में, प्रवीण जी आप भी पूरे देश बंबई से लेकर दिल्ली तक घूमते रहते हैं, शायद बिजली के संकट मुझे लगता है कि पूरे देश में बहुत बड़ी संकट अभी तक इस वर्ष में अभी तक निकल के नहीं आया है। बस इन मुद्दों पर आएंगे, थोड़ा डिटेलिंग में जब जाएंगे तो ये बात आएगी। लेकिन डॉक्टर राहुल, ये एक बात तो साफ है कि आप लोगों को भी ब्रीफ किया गया होगा, इधर तो मीटिंग है, सत्ता पक्ष अपने मुद्दों पर चल रही है, लेकिन आप लोगों के कंसर्न क्या हैं? आप लोग कैसे किस तरह से नज़र बनाए हुए हैं, किस आउटकम की उम्मीद कर रहे हैं इस बैठक से, या फिर किन चीज़ों पर हमलावर होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 5 देशों की यात्रा करके देश के प्रधानमंत्री देश आ गए हैं, तो ये देश पर एहसान कर दिया क्या? आप क्या चाह रहे थे कि वो पूरी दुनिया में मेलोडी ट्रॉफी बांटते फिरे? तीसरे साल की पहली बैठक बताया भाजपा के प्रवक्ता ने। इनकी इसी बात से ये साबित होता है कि सरकार कितनी गंभीरता से चल रही है और देश के जरूरत के मुद्दों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। ये भाजपा के प्रवक्ता की बातों से ही स्पष्ट हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, फेरबदल होगा, कुछ बड़े फैसले होंगे, लेकिन इनके पास कोई इस मीटिंग को लेकर भी कोई विजन नहीं है और ना भाजपा के प्रवक्ता बता पा रहे कि कोई इनके पास कोई स्पष्ट हो कि ये मीटिंग किस चीज को लेकर रखी गई है। आज देश सवाल पूछ रहा है इनसे कि आखिर 12 साल बाद मोदी सरकार अपने खुद के रिपोर्ट पर कब बात करेगी? सिर्फ मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल फेरबदल की बात कर रहे हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर बात नहीं करेगी ये सरकार। आज देश की जनता महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से टूट चुका है, बिल्कुल किसान कर्ज में डूबा हुआ है, मध्यम वर्ग और जो ईएमआई का और टैक्स का बोझ के तले दब चुका है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, निवेशक जो है देश छोड़कर जा रहे हैं,
सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। मोदी सरकार ने बड़े बड़े सपने इस देश को दिखाए थे। मैं करता हूं इस पर आपसे बात हो, बहुत मुमकिन है आपने भी जो बिंदु कहे शायद इन्हीं पर बात हो रही हो। महंगाई बढ़ रही है तो क्या करें, अगर ये युवा जा रहे हैं तो क्या करें, बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या करें, ये भी हो सकता है कि जो आप मुद्दे उठा रहे हो उन पर चर्चा चल रही है। इनके पास कोई विजन नहीं है, मीटिंग के बाद देख लीजिए। हाँ वो समझेंगे, समझेंगे। अगर इनके पास कोई मैं जानता हूं, देखिए आप दोनों प्रवक्ता जो हैं उनकी एक पार्टी लाइन है, पार्टी की ब्रीफिंग है, आप उसके इर्द गिर्द रहेंगे। लेकिन ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमारे साथ प्रोफेसर मालवीय तो हैं ही, साथ ही साथ में देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार रजनीकांत वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत उनका पूरी उम्र जो है यही सब। मालवीय साहब तो भाजपा का पक्ष रखेंगे, देखिए अभी। अरे सुन तो लीजिए, सुनने तो देते मुझे, आप मेरे सरप्राइज को खराब करते हैं। रुक तो जाइए। रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर प्रोफेसर मालवीय, अभी देखिए आप कांग्रेस प्रवक्ता ने तुरंत एक टिप्पणी आपके बारे में कर दी, फिर भी मुझे बताइए आपकी अभी इस समय पर कोई विजन नहीं है जैसा कांग्रेस का आरोप आता है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का क्या विजन और क्या कंसर्न इस बैठक के दौरान आपको दिखाई देती है? देखिए प्रवीण जी, 2014 में, फिर 19 में और फिर 24 में एक लंबे मेरे साथ संजीव कौशिक जी भी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है जी। कंटिन्यू करें प्रोफेसर मालवीय। तो 14, 19 और 24 लगातार सत्ता में होने के कारण जनता की अपेक्षा ज्यादा होती है, जनता उम्मीदें ज्यादा करती है और उस उम्मीदों पे बने रहने का ही एक प्रकार से प्रमाण भी है कि इतनी लंबे समय तक सत्ता में है। तो देखिए, निश्चित तौर पर मोदी के उस करिश्माई या कुछ चौंकाने वाली बात है और हम देश देखता भी है कि जब बैठ के इस तरह से करते हैं या कभी अवसर आता है जब वो ऐसा समय लेके बात करते हैं जनता से, तो कुछ चौंकाने वाले काम करते हैं। लेकिन जो अभी देश के सामने बड़ी मुद्दा है और बड़ा संकट है पूरे देश को खड़ा होने के लिए, मुझे लगता है उधर भी संकेत जा रहा है इस बैठक में। तो 2-3 बातें महत्वपूर्ण है प्रवीण जी। पहली बात यह है कि मध्य एशिया जब भी वैश्विक संकट आता है तो किसी सरकार के वास्ते नहीं होता है, आम जन के लिए भी होता है। तो आम जन को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती विपक्ष है। विपक्ष मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, विपक्ष का मजबूत होना ही लोकतंत्र की ताकत है। तो मुझे लगता है कि केवल कांग्रेस बयानबाजी के लिए जा रही है या लगातार चुनाव हारने के कारण एनडीए गठबंधन कमजोर होता जा रहा है, उसको सड़क पर आना पड़ेगा, उसको सड़क पर आके महंगाई की बात करनी पड़ेगी। बयानों से महंगाई की बात नहीं होती है, लेकिन मोदी ने तय करके दिखाया, दुनिया को भी दिखाया कि विश्व के साथ भारत के जो संबंध है वो कितने प्रगाढ़ और मजबूत है, यानी आंख नाक डाल के बात करने की बता रही है। तो कहीं ना कहीं वो बात साफ हो रही है। दूसरा जो है कि वो कार्यकाज, मोदी कह रहे हैं कि हम 24 घंटा काम करेंगे। एक छोटा सा इंक्लूजन, कंटिन्यू करिएगा। एक सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ, स्पूफ से शुरू हुआ, हालांकि उस पर मेरी अपनी एनालिसिस है कि वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट दिखाई दे रहा है। एक पार्टी बनाई गई, उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर इतने हो गए, वहाँ पर मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ पढ़ाई लिखाई से, वहाँ पर सेंटिमेंट तो साफ साफ ये बताते हैं कि लोगों को ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई ये अपील करता है। इस पर अगर स्पूफ भी कर रहे हो तो लोग साथ में जा रहे हैं, इस पर सहमति जता रहे हैं। बिल्कुल करता है एकदम प्रवीण जी, मुद्दा आपने सही उठाया। इसका वजह है कि विपक्ष का कमजोर होना, विपक्ष का हवाई होना। इसीलिए ये जो अचानक से आज ट्रेंड भी कर रहा है, ये युवाओं के साथ एक साथ सीधे 20 लाख लोग आके खड़े हो गए एक अपील पर, छोटे से अपील पर, एक राजनीतिक दल के रूप में नाम चल पड़ा है तो कॉकरोच का। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं इस चीज को कि और देश उम्मीद करता है। इसलिए मैं बात की शुरुआत में कहा कि 14, 19 और 24 के बाद देश ने ज्यादा मोदी से उम्मीद किया है। ऐसे में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, सड़क पर आना पड़ेगा। और दूसरी बात कि मोदी जी चौंकाने वाला काम करते हैं, संगठन में फेरबदल की भी बात करते हैं, कामकाज की भी बात करते हैं, परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न छुट्टी लूंगा न छुट्टी दूंगा, मंत्रिमंडल से अपील करते हैं, कहते हैं। इसलिए ये सारे दावे, सारी बातें विपक्ष के सामने चुनौती है और उनके साथ काम करने वालों के लिए। ठीक है, गॉट इट। मतलब आप मानते हैं मुद्दे तो है, विपक्ष ठीक से उठा नहीं पाता उसको। रजनीकांत सर, अभी जो बैठक हो रही है उसमें कंसर्न क्या होगा? इंटरनल पॉलिटिक्स, महंगाई, ये जो क्राइसिस चल रहा है वॉर टाइम का, उसमें कैसे मैनेज करें, आने वाले समय के लिए कैसे तैयार रहें, या जो कुछ विदेश यात्राओं से अभी देख समझ कर आए प्रधानमंत्री मोदी उसका मंथन करेंगे? देखिए प्रवीण जी, मुझे तो ये लगता है कि इस समय सबसे बड़ा संकट जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के कारण जो
प्रभाव हमारे यहाँ पड़ा है डीजल और पेट्रोल के दामों में, सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद से, और उसके बाद से महंगाई चारों तरफ बढ़ी है, तो एक ये इशू हो सकता है, ज़रूर होगा। और दूसरा ये जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए जेन जी बेचैन है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और जिस तरह से उन्होंने स्कूप के जरिए इतने सारे लोगों का समर्थन एकदम से इकट्ठा कर लिया, तो ये भी एक मुद्दा ज़रूर होगा। तो कहने का मतलब ये कि जैसे ऊर्जा है, रेलवेज है, वित्त है, ये इन विभागों पर मेरा ख्याल केंद्र सरकार का ध्यान होगा। अभी मोदी का जो दौरा था 4 देशों का, नॉर्डिक कंट्रीज का, तो उसमें आपने जो खबरें हम लोगों को मिल रही हैं, आपको भी मिली होंगी, तो उसमें कुल मिलाकर के मोदी ने ये कोशिश की है, प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने ये कोशिश की है कि किसी तरह से जो लॉस हमको कहीं और हो रहा है उस लॉस को कंपेंसेट करें, और जो समय आगे आने वाला समय है उसकी तैयारी करें। जैसे सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है, तो वो समझौते उन्होंने किए, जिस तरह से और जो ऐसे एरियाज हैं जिनमें भारत पिछड़ा हुआ है, उनमें किसी तरह से जो क्या कहते हैं बाहर से FII लाया जाए, किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से, तो ये भी एक इशू जरूर होगा। और साथ ही साथ चौथी बात ये है कि जाहिर सी बात है कि अब 27 में चुनाव का समय है, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, और वेल ऑयल्ड मशीनरी जो है वो इस पर भी ध्यान रख रही है कि सत्ता भी साथ में रहनी चाहिए, तभी हम कुछ डिलीवर कर पाएंगे। तो जो आगे आने वाले राज्यों में चुनाव है उस पर भी कुछ चर्चा जरूर हो सकती है प्रवीण जी। मैं और थोड़ा डिटेल में समझूंगा। खासतौर पर आपने जो पॉइंट उठाया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जब गए तो जहां जहां हम कमज़ोर हैं उस या कंपनसेट कैसे कर सकते हैं, नए रास्ते, नए आयाम कैसे, डिपेंडेंसी को हमने समझा है कि जिन लोगों पर डिपेंडेंट है उन पर एकदम से डिपेंडेंट हो जाएंगे तो किसी दिन ऐसी आफत आएगी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए चाहे ऑयल हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, हर तरीके से हमें खुद को मजबूत करना होगा और नई राहों को चुनना होगा। लेकिन विपक्ष जो है वो अभी मेलोडी तक अटक जाता है कई बार। वो एक अलग जेस्चर था, वो कहते हैं कि वो यात्रा पूरी की पूरी मेलोडी चॉकलेट का डिब्बा गिफ्ट करने तक सीमित थी, जबकि ऐसा है नहीं। खैर, लेकिन विपक्ष का अपना स्टैंड है, उनका काम है विरोध करना। संजीव सर, बताइए आपकी अभी आपने सुना, अन्य वक्ताओं को भी सुना है, इसमें आपको क्या चुनौतियां दिखाई दे रही हैं और आपके कंसर्न क्या हैं जो आपको लगता है कि शायद ये डिस्कस हो या शायद इन पर फोकस ना हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है तिवारी जी की 5 देशों की यात्रा के बारे में भी चर्चा होगी निश्चित तौर पे, और सरकार एक मंथन भी करेगी निश्चित तौर पे आगे आने वाले भविष्य में किस तरह की रणनीति बनाई है और काम की जाए। सरकार ये मान के चलती है, क्योंकि पिछले इलेक्शन के बाद 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद में अचानक ये यात्रा बना, और सचमुच में देश के प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया पहली बार इस तरह से, और पहली बार क्या, लेकिन जोर देते हुए कि देश में सचमुच में संकट चल रहा है। और उन्होंने कहा कि जो बजट क्या क्या बचत करने के लिए और किन किन चीज़ों पर लगाम लगाने की बात उन्होंने कही, उसको दोहराना उचित नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब वो ये बात कह के और तुरंत लगभग 40 गाड़ियों के काफिला लेकर के निकले तो बहुत आलोचनाएं हुई। निश्चित तौर पे उनकी काफिला में से गाड़ियों की संख्या भी कम हुई, और विदेश यात्रा पर निकले तो विपक्षी पार्टियों ने भी हंगामा किया कि कैसे निकल गए, हमको विदेश यात्रा के लिए बना करके खुद कैसे निकल गए। मेरा मानना है कि विदेश यात्रा प्रधानमंत्री तय नहीं करते हैं, वो एक विभाग है, विदेश विभाग है, वो तय करता है, और ये सारी यात्राएं पहले से पूर्व निर्धारित होती हैं। लेकिन क्या इसे टाला जा सकता था, और टाला नहीं जा सकता था तो क्या हासिल हुआ, इस पे बात होनी चाहिए। यदि वो गए 5 देशों की यात्रा में तो नीदरलैंड गए, स्वीडन गए, नॉर्वे गए, इटली गए, और सबसे मजे की बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में हम चर्चा किए कि UAE गए, ये आखिरी वक्त में उस लिस्ट में जोड़ा गया था, ये पहले से नहीं था उसमें। तो 4 देशों की यात्रा पहले से तय थी जितनी जानकारी हमें है, और आखिरी बार में UAE की जोड़ी गई। UAE निश्चित तौर पर जाना उनके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, और वो एक ऐसा कार्यक्रम था जिससे देश को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। देश संकट में है, और निश्चित तौर पे चाहे तेल आपूर्ति की बात हो, ईंधन की बात हो या सुरक्षा की बात हो, ये बेहद महत्वपूर्ण घड़ी में आज के वक्त में मौजूद है सवाल। और इस सवाल पर यदि देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो चर्चा होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा चर्चा जाके बात अटक कहाँ गई? मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष की दोस्ती व्यक्तिगत नहीं होती है, दोनों देशों के अपने अपने स्वहित होते हैं। मेलोडी चॉकलेट पे जो जाके हम अटक गए,
निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा मौका दिया विपक्षी पार्टियों को ये बात कहने का, घेरने का, जानबूझ करके। अब वो बहुत, चूंकि हम नहीं मानते कि वो तो संजीव जी हमने 2 दिन उस पर खूब बात कर ली, सबने अपने मन की सारी बातें बोल दी, लेकिन आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जो रजनीकांत सर ने शुरुआत की थी। मैंने तब भी बोला था जब उन्होंने कहा, इसलिए रोक के थोड़ा सा अपनी तरफ से भी 2 चीज़ें जोड़ दी कि यही महत्वपूर्ण है कि जब गए तो क्या लेकर आए हैं, और जो लेकर आए हैं उससे क्या भापा है कि भैया ऐसे ऐसे तैयार हो जाओ। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण। आनंद जी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, ये कंसर्न उठा है अभी डॉक्टर राहुल की तरफ से भी ये सवाल आएगा कि भाई गए थे तो क्या लेकर आए हो, तो थोड़ा सा ये बताइए। देखिए प्रवीण जी, बेसिकली प्रधानमंत्री जी गए थे निवेश, व्यापार और संबंध को लेकर। ये 3 मुख्य मुद्दा था, तीनों मुद्दा पे उन्होंने काम किया। उन्होंने जैसे यूएई गए, यूएई में उन्होंने जिस तरीके से 75 से लेकर 100 मिलियन का उन्होंने व्यापार की पे साइन किया। लगभग 5 देश की यात्रा में 57 ऐसे एमओयू पे साइन हुए हैं जो कि देश हित में है, चाहे व्यापार का मामला हो, सेमीकंडक्टर का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, खाद का मामला हो, डिफेंस का मामला हो, तमाम मुद्दों पे। लेकिन विपक्ष क्या है, विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से एक मेलोडी प्रधानमंत्री की जाने से पहले एक निवेदन करके गए, सोना नहीं खरीदना है, विदेश नहीं जाना है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जब इटली गए तो कोई सोना लेकर नहीं गए थे, सिर्फ स्वदेशी का 1 रुपए का मेलोडी चॉकलेट लेकर गए थे। वही मेलोडी आज पूरे देश, क्या दुनिया में आज कई दुकानों में मेलोडी मिल नहीं रहा है। वो स्वदेशी प्रोडक्ट था। तो एक स्वदेशी, और जिस तरीके से उन्होंने 5 देश की यात्रा करने के बाद तमाम ऐसे मुद्दों पे बात किया, उन्होंने रोजी रोजगार के मुद्दों पे। अब सेमीकंडक्टर के तमाम ऐसे प्लांट यहाँ पे खुलेंगे तो निश्चित तौर पे रोजगार का तो सृजन होगा ना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा एक सुनियोजित यात्रा थी। जिस तरीके से पूरा देश, पूरी दुनिया, जिस तरीके से हम सारे लोग बात कर रहे हैं, वैश्विक संकट में है, उस वैश्विक संकट में भी प्रधानमंत्री जी अपने देश की हित की बात, और जिस तरीके से रोजी रोजगार की बात, एग्रीकल्चर की बात, डिफेंस की बात। जी गॉट इट। प्रोफेसर मालवीय, आप, मैं डॉक्टर राहुल के पास जाऊं उससे पहले आप कुछ जोड़ना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी, खासतौर पर यूएई वाला जो संजीव जी ने पॉइंट उठाया वो इंपॉर्टेंट है, बाद में जोड़ा गया, और वो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उस क्षेत्र की यात्रा है जिस क्षेत्र से सारे तनाव आ रहे हैं, टेंशन आ रहे हैं, और समाधान भी वहीं से आएगा। देखिए, आने वाले समय में लगभग ऐसा आकलन किया जा रहा है कि 2027 दिसंबर तक ये ऐसे चलेगा, विश्व के सामने संकट आएगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसके लिए संजीदा है, गंभीर है। इस नाते भी यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये मंत्रिमंडल परिषद के साथ इन सारे विषयों को रखना ही पड़ेगा। कृषि और रसद सबसे महत्वपूर्ण है, जहाज रानी को भी बुलाया है। तो ये पूरी यात्रा उनकी पश्चिम के ये संकट से समाधान के लिए और आगाह करने के लिए उसमें अपील जो किए हैं कि धन बचाओ, ऊर्जा बचाओ और सहयोग करो समाज के सामने। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा भी महत्वपूर्ण है और अपील भी करेंगे निश्चित तौर पर इस बैठक में। जी, अब बताएं डॉक्टर राहुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, नियोजित यात्रा के तहत सुनियोजित यात्रा के तहत जाते हैं, और निश्चित तौर पर जब पूरी दुनिया में एक संकट के बादल हों, और ऐसा नहीं कि भारत में हम बात करते हैं, भारत से बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, यहाँ तक कि इवन चाइना जो इस समय मीडिएटर का काम कर रहा है, वहाँ पर भी टैक्सेस लगाए गए, वहाँ पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। दुनिया के हर देश पर, अमेरिका जैसा देश बहुत कम आया हो लेकिन असर उस पर भी पड़ रहा है। बाकी देशों की तो कमर टूट गई जो हमारे आसपास के हैं, खास तौर पर एशियन रीजन की अगर बात करें तो। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी ने चीज़ों को सस्टेन कर रखा है, यात्राएं करके नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो ये तो स्वागत योग्य है, एनकरेज करना चाहिए कठिन समय पर। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री की गंभीरता दिखाती है। अभी किसी पैनलिस्ट को शायद मेलोडी टॉफी से तकलीफ हुई, जो मैंने कहा, देखिए ये प्रधानमंत्री की गंभीरता दिखाती है कि आप मेलोडी टॉफी वहां बांटते फिर रहे हैं। जब नॉर्वे के एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया, प्रधानमंत्री उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने 12 सालों में एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन ने 129 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रधानमंत्री इतना डरते क्यों है? अभी भाजपा के प्रवक्ता भी अभी अपने वक्तव्य में भी ये नहीं बता पाए कि आज जो मीटिंग रखी गई है उस मीटिंग का मूल एजेंडा क्या है। कोई एजेंडा नहीं बता पाए। इसी तरीके से प्रधानमंत्री भी जो 5 देशों की यात्रा कर आए हैं, उनका एजेंडा क्या था वहां जाने का, नहीं स्पष्ट कर पाए। देखिए, मोदी सरकार ने, और मोदी जी जब आए थे 2014 में, तो उन्होंने इस देश को बहुत सारे सपने दिखाए। डॉक्टर राहुल, इन्होंने जैसे कहा कि एमओयू साइन हुए, सेमीकंडक्टर पर बात हुई है, व्यावसायिक हितों की बात हुई है,
यूएई की यात्रा को जोड़ा गया, संजीव जी ने जैसा बताया, तो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ ऐसे ही सिर्फ मेलोडी तक या नॉर्वे, ठीक है आप विपक्ष के नाते आपके पास पूरा अधिकार है, ये मुद्दे होना चाहिए और इन पर आपका क्रिटिसिज्म भी स्वागत योग्य, मैं ये भी कहता हूँ, लेकिन आपको क्या सिर्फ पिक यही दिखाई दे रहा है या आपको लगता है कि इससे थोड़ा और आगे जाकर आप उन मुद्दों पर कि हाँ भाई आप नॉर्वे गए, आपने ये बात करी थी, लेकिन इस बात के साथ शायद ये बात भी करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ होता तो और अच्छा लगता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका वाजिब सवाल है। देखिए, हम मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो देश के लिए कुछ हासिल करके लेकर आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार 12 सालों से हजारों करोड़ रुपए का खर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस देश को हासिल क्या हुआ? लगातार देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, मध्यम वर्ग ईएमआई के टैक्स से परेशान है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय नरेंद्र मोदी जी जब देश में आए थे तो उन्होंने सपने दिखाए थे इस देश को कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे, ब्लैक मनी वापस लाएंगे। ये सारे वायदे इन्होंने तब भी किए थे। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2022 तक जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, ये वायदे इन्होंने तब भी किए थे, लेकिन देश को हासिल कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा हर चुनाव में राष्ट्रवाद, विकास और विश्व गुरु की बात करती है, लेकिन सच्चाई जमीन की ये है कि देश की जनता आज प्रचार नहीं, रिपोर्ट कार्ड देख रही है, और ये रिपोर्ट कार्ड बहुत डरावना है। ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि सरकार ने जवाबदेही छोड़कर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट तक की जवाबदेही को सीमित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने भाषण देते हैं, लेकिन देश के असली सवालों से वो भाग जाते हैं। आपने देखा अभी हाल में नॉर्वे में भी, वो तो आपने कही ना बात, तो वो बात बार बार करके तो कोई मसला नहीं निकलेगा, वो आपने रख दिया बात। वो ठीक है, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। देखिए, मैं यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राष्ट्रवाद सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित है? क्या जवानों की शहादत पर कोई वोट मांगना ही राष्ट्रवाद है? क्या युवाओं की बेरोजगारी देना ही अमृतकाल है? क्या महंगाई को वैश्विक समस्या कहकर जिम्मेदारी को खत्म कर देना ये इनका अमृतकाल है? भाजपा चुनाव में कहती है कि मोदी है तो गद्दार कहना ये जायज है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को एक सभा में गद्दार कहना ये जायज है क्या? पूरी दुनिया वैश्विक संकट से गुजर रही है और इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी कहीं पे जाकर बात कर रहे हैं, किसको गद्दार कह रहे हैं? एक तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, दूसरा मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया है। अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करेंगे, संविधान को बदलने की बात करेंगे, तो आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी। ये सारे जो वायदे किए थे अपनी चीजों से इतर जा रहे हैं, तो ये देश के साथ गद्दारी के साथ आपने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। ठीक है डॉक्टर राहुल, हो गया। इन्होंने इंटरेक्ट किया, मुझे जवाब देने दीजिए। एक मिनट रुकिए तो सही। नहीं, आपने प्रोफेसर मालवीय को दिया था। एक मिनट, ऐसे नहीं हो सकता। एक मिनट, आप मुझे अपनी बात रखना। एक मिनट रुकिए, मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई नई बात नहीं, मेरे अंदर 20-22 साल से तो मैं डिबेट ही कर रहा हूँ और मेरे लिए कोई नई बात नहीं। मैं आपको क्लिप निकाल के भेजूंगा, आपने कितनी देर बोला वो मैं बिल्कुल बताऊंगा, इन्होंने कितनी देर बोला, रजनीकांत जी कितनी देर सुनते रहे, ये सब मैं आपको निकाल के पूरा ब्यौरा भेज दूंगा, निश्चिंत रहे आप। और बहुत ही बैलेंस्ड है ये सारी चर्चा, इस चर्चा को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर और बाकी जगह पे बात गई, इसलिए मैंने कहा रुक जाइए, उससे ये होगा विषयांतर हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड को लेकर जो बात कर रही है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ भाई। आप चाहते हैं कि मैं आप जो आप बोले मैं बोलिए ना, बोलिए बात बोलिए ना। नहीं, मैं क्या बोलूंगा वो आप तय करेंगे क्या? ये नहीं हो सकता। देखिए, भाजपा हर चुनाव में कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन देश इनसे पूछ रहा है कि अगर मोदी है तो फिर पुलवामा क्यों हुआ, पुरी क्यों हुआ, पठानकोट क्यों हुआ, पहलगाम क्यों हुआ, आदरणीय डॉक्टर राहुल यादव, चीजें नहीं। आपको मैं एक बात साफ कर दूं, आप भी पैनल पर बैठते होंगे, थोड़ा बाद से बैठना शुरू किया होगा आपने, यंग हैं, युवा हैं आप, लेकिन यहां जब एक विषय पर डिस्कशन होता है तो उस पर फोकस करना चाहिए। आप उरी पुलवामा चले जाएंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा, आपको मजबूरी है मेरी। रिपोर्ट कार्ड बता रहा हूं, वो कह रहे थे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देंगे, खुद सरकार का रिपोर्ट कार्ड। तो जाइए, एक सवाल आपसे किया, उसके जवाब के बाद रुकिए, ठहरिए, पैनल पर और भी सम्मानित लोग सुनने का धैर्य रखिए ना। रजनीकांत सर, अभी आपने सुना एक रिपोर्ट कार्ड की बात होती है कांग्रेस की तरफ से, और मुझे लगता है कि बात सही है कि मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई रिपोर्ट कार्ड को लेकर। अब रुकिएगा, तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड रुकिएगा, आपको तकलीफ होती है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड? रुक जाइए ना, रुक जाइए, थम जाइए। रजनीकांत सर, ये बात सही है कि विपक्ष जो है वो जनता की आवाज होता है। ये हम जानते हैं कि विपक्ष जब मुद्दे उठाता है तो आम जनता के मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, पेट्रोल का संकट आने वाले दिनों में किसी वजह से भी गहरा है, सरकार को संभालना पड़ेगा। इसको लेकर क्या रणनीति, क्या स्थितियां आप देखते हैं?
देखिए, अब जहां तक मुझे लगता है कि एक जैसे ये सवाल उठता है कि साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री मोदी जी का पिछले 10-11 सालों में जो काम करने का तरीका है, वो मैंने देखा है कि वो संवाद करना चाहते हैं, लोगों से संवाद करना चाहते हैं, सीधे वो कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ। वो तो परीक्षा पे भी चर्चा कर रहे थे, इस नीट पेपर पर चर्चा नहीं कर रहे थे जी। अब वो किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये आपका विषय हो सकता है। मैं एक दूसरी बात सुगमता और सरलता से चर्चा करेंगे, जो खुद के लिए सुगम हो। सुनिए ना डॉक्टर राहुल, आपने खुद कहा था इंटरप्ट नहीं करते हैं, आप उनको भी नहीं, मैंने कहा था, जब आपने शुरुआत कर दी, आपने उनको नहीं रोका, तो मुझे मजबूरी में अब करना पड़ेगा। मैं डेकोरम फॉलो करने वाला आदमी हूं, मैंने डेकोरम फॉलो किया है। अब जहां भी मुझे गलत लगेगा मैं वहीं पे बोलूंगा जी। तो मेरा कहने का मतलब, उनका अपना काम करने का स्टाइल है, वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रहा, या ऑपोजिशन को लगता है जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है कि प्रधानमंत्री की। हाँ, मोदी को हर सवाल का जवाब देना चाहिए, और वो जितना जवाब देना होता है उतना जवाब अपने तरीके से वो देते हैं। ठीक है, आप जरूर सवाल उठाते रहिए, और विपक्ष का मजबूत होना, जैसे कि अभी एक साथी ने कहा, बहुत जरूरी है। लेकिन क्या बात है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, माने लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव है, क्या बात है कि जनता जो है वो विपक्ष की बातों को समझ नहीं पा रही। या तो क्या बात है कि जनता बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिए चली जा रही है। अब कोई तो ये तो विपक्ष को सोचना चाहिए ना, इस पे तो मंथन करना चाहिए ना, क्या वजह है ऐसी, आखिर कोई तो वजह होगी। अच्छा, जैसे बेरोजगारी का सवाल है, मैं खुद कहता हूं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप बेरोजगारी देखिए, सच बात यह है डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रवीण, कि सच बात तो यह है कि सरकार में नौकरियां अब कहाँ रह गई। धीरे धीरे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन जैसे गवर्नेंस होती जा रही है, ऐसी स्थिति में जहां 10 लोग काम करते थे बाबूडम, वहां अब एक आदमी वो काम कर ले रहा है। तो सरकार में नौकरियां तो धीरे धीरे, सरकार खुद कह रही है कि हम अपने एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ऑस्टेरिटी की बात वो खुद भी अप्लाई करने की कोशिश कर रही है, और ऑस्टेरिटी की बात सामान्य जनता से भी कह रही है कि भाई देखिए, ये जो संकट है हमने तो पैदा किया नहीं, संकट 2 देशों ने आपस में लड़ाई की, और उसका प्रभाव केवल भारत पर नहीं पड़ रहा, वो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। तो अगर हम ऑस्टेरिटी के साथ करें, हम अगर मतलब पेट्रोल डीजल के खर्चे को कम करें, हम कई सारी सोना खरीदना कम करें, बहुत हम कठिन समय के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। प्रोफेसर मालवीय ने भी ये मुद्दा उठाया था, रजनीकांत सर, और आपने भी ये बात कही है, इसलिए मैं आप ही से ये सवाल पूछता हूं कि आपको विपक्ष की क्या कमजोरी लग रही, क्यों नहीं बात पहुंच पा रही जनता तक। मुद्दे तो हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, महंगाई से इनकार नहीं कर सकते आप, पेट्रोल संकट से इनकार नहीं, वो उसके कारण चाहे जो हो। और हम जानते हैं कि जब वो अन्ना आंदोलन हुआ था सरकार के खिलाफ, वो जितने सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए थे, वो हालात भी रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं, वो सेंटिमेंट्स भी डाउन आ जाते हैं। अभी फिर इग्नाइट होने का समय है, लेकिन क्यों क्लिक नहीं करवा पा रही है विपक्षी पार्टियां? मैं तो कहता हूं कि विपक्ष सत्ता में आए, लेकिन ये तो बताए कि अगर हम इसको मोदी को हटा देंगे या भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे तो वो करेंगे क्या। मान लीजिए आज की ही परिस्थिति है, आज की ही परिस्थिति, युद्ध के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उन परिस्थितियों को वो कैसे टैकल करेंगे ये तो बता दे विपक्ष, तो जनता मान जाएगी। नहीं, पत्रकार महोदय, अगर मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं मोदी की, लेकिन हो सकता है कि एक उम्र के बाद अगर वो प्रधानमंत्री ना रहे तो फिर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्या? कोई मुद्दा उठाइए, बहुत सारे मुद्दे उठे पिछले 10 सालों में, कभी राफेल का, तो कभी नहीं, उनका ये नहीं कहना है, उनका ये कहना है डॉक्टर राहुल रजनीकांत जी ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो कोई ना कोई बदलेगा ही बदलेगा उम्र के बाद, लेकिन अगर मुद्दों को सॉल्व करने की बात आए तो उसके लिए क्या ऐसी योजना होनी चाहिए जो मोदी नहीं कर रहे हैं और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये करते तो शायद इससे समाधान आ जाता। बिल्कुल सामने लाए ना, प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं होना चाहिए था। आज ये स्थिति देश की नहीं होती, आज पेट्रोल डीजल के ये हालात नहीं होते। जब ट्रंप ने कहा कि रशिया से अगर तेल खरीदोगे तो हम निगरानी करेंगे, तत्काल बाद सरकार ने तेल खरीदना कम कर दिया।
तो ये हमारे जो परंपरागत मित्र थे उनको भी हटते चले गए। भाजपा जो कहती है, लगातार कहती है कि मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, लेकिन आज हालात ये हो गए कि पहलगाम हमले के बाद 60 से ज्यादा देशों ने बयान दिए, लेकिन किसी ने भारत पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। क्या यही मोदी सरकार की विदेश नीति की सफलता है? आज पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता कर रहा है। ये देखिए आज हमारी विदेश नीति कहां जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने सीज फायर करवाया। सोचिए, भारत जैसा संप्रभुत्व देश और प्रधानमंत्री खुलेआम दावा कर रहे हैं कि युद्ध विराम करवाया। प्रधानमंत्री मोदी चुप है इसको लेकर, विदेश मंत्री जवाब इसको लेकर नहीं दे पाया आज तक भी। 2026 के मुझे अभी इसका लब्बो लुभाव ये है कि विदेश नीति, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन, अगर ये चीजें नहीं होती तो हम महंगाई आदि इत्यादि से बेहतर थे। आप ऐसा कह रहे हैं, डॉक्टर राहुल यादव ये बात कह रहे हैं, यही आपका पॉइंट हुआ। हमें स्टैंड करना चाहिए था, हमें स्टैंड करना चाहिए था। मैं समझ गया कि अगर हम वहां पर स्टैंड करते तो हम शायद आज महंगाई से नहीं जूझ रहे होते और ये अमेरिका ईरान का युद्ध नहीं होता। आज अमेरिका ही फिर कह रहा है कि 1 महीने के लिए फिर आप रूस से तेल खरीदिए। तो अगर हम राष्ट्र हित को सामने नहीं, अमेरिका कह रहा है तो आप मान भी रहे हो। अरे भाई, अमेरिका कौन होता है हमारा देश चलाने वाला? खैर ठीक है, ठीक है। ये अकेला ही विषय ऐसा है कि इस पे लंबा हो सकता है। अगर मुझे 1 to 1 आपसे करना होता तो संजीव सर थोड़ा आप इस पर, संजीव सर थोड़ा फैक्चुअल, एक मिनट संजीव सर थोड़ा फैक्चुअल इस पर आप पॉइंट रखिए। क्या विपक्ष, अगर विपक्ष होता तो क्या करता, या ऐसा कर दीजिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं? प्रवीण जी, कहते हुए हमें कोई गुरेज नहीं है कि देश के बौद्धिक विकास का स्तर पिछले 12 सालों में इस लेवल पे चला गया है कि हम ये बात मानने को तैयार हो गए कि प्रधानमंत्री के संवाद करने का तरीका अलग है। वो यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो वो अपने तरीके से उसका जवाब देते हैं। आपने यहाँ पे 5 लोगों को बुलाया है और 5 लोगों को बुलाने के बाद में केवल आप रेडियो टीवी के जैसे लगातार 1 घंटे तक अपना बातचीत रखें और हम सुन के चले जाए, इसे वार्तालाप कहा जाएगा क्या? वार्तालाप का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब क्या होता है? एक तरफा होता है क्या? ये कौन सी परिभाषा हम पढ़ ली और अपने बच्चों को यही पढ़ाएंगे क्या कि संवाद का मतलब ये होता है? देश का दुर्भाग्य है ये। जिसको मनमोहन सिंह कहा जाता था, वो देश पहले विदेश से आते थे तो एयरपोर्ट पर घेर लिया जाता था। टूटी फूटी भाषा में आवाज़ नहीं निकलती थी, लेकिन पत्रकार घेरते थे और वो सवालों का जवाब देते थे। 5 देशों की यात्रा से आए हैं, क्या इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 5 देशों की यात्रा से क्या आपने हासिल किया, उस पर 4 सवाल के जवाब देते आप? क्यों विपक्ष इतना खुल के या इस तरह से जवाब आरोप लगाता है आपके ऊपर? उसके कारण तो है ना। क्यों नहीं सवाल पूछे? आप पूछते कि विपक्ष ये बैठ करके यहाँ टीवी में कह देना बहुत आसान है कि देश में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, जब सारी सुविधाएं, सारे संसाधन, सारी शक्तियाँ आपके हाथ में हो और दिख रहा हो कि बेजा आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं विपक्ष मजबूत कैसे नहीं हो रहा है? कैसे विपक्ष मजबूत हो जाए? बंगाल में जिस तरह से इस केंद्र की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया, क्या उस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में किया जाएगा? आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। तो साफ दिखाई देता है कि एक सरकार इतना पावरफुल है जो जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे वो इस्तेमाल कर रहा है, अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और विपक्षी पार्टियों को लगातार धराशायी कर रहा है। और विपक्षी पार्टियां, मुश्किल ये है कि विपक्षी पार्टियों के हाथ में ताकत नहीं है, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास। कैसे केंद्र के उस सरकार से मुकाबला करे जो दिमाग में, लोगों के जहन में ये बात भर दी हो कि राज्यों का विकास तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार होगी? ये संसदीय सर, आपकी ये एनालिसिस इस जगह जा रही है कि विपक्ष के पास फिर कभी नहीं आ पाएगी, इनकी ताकत कैसे कम हो जाएगी अचानक से? ठीक वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी तो 6 दशक रही थी हिंदुस्तान में, सत्ता में रही। होता है, थोड़ा सा इंतजार करें और अपने काम करने का जो तरीका, आपको ये बात माननी होगी कि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी है। पिछले जो लगभग 6 दशक में कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान के सरकार में और सत्ता में रही, क्या आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान के हर एक जिले में उसका अपना एक कार्यालय है? 12 साल नहीं हुए, 550 से ज़्यादा हिंदुस्तान के जिलों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी ज़मीनें और 5 सितारा होटल के जैसे उसका अपना कार्यालय है। कैसे उसने ये कर दिया? ये कहाँ से पैसे आ गए? कोई तो होगा, कहीं से तो जाता होगा। आप पीएम केयर फंड बनाते हैं और उस फंड का सारा पैसा, बड़ा दिलचस्प विषय आप लोग है ना, मुझे ट्रैप कर लेते हो। मेरा इतना मन करता है कि मैं सब विषय छोड़ के इस विषय पे नहीं। अभी मुझे याद आया कि वही नहीं, क्रांति की बात करने, एक मिनट, क्रांति की बात करने वाली, आंदोलन की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के पास इतना धन कैसे आ गया? कैसे वो इतने शक्तिशाली हो गए? कैसे उन्होंने अपना वो जो किसी का पैसा चंदा लेके काम करते थे, और सबसे ज्यादा डॉक्टर राहुल
को डेंट कर गए या उनकी पार्टी को डेंट कर गए? प्रवीण जी आखिरी दो लाइन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश के एक बड़े युवा वर्ग में अकुलाहट तो है, छटपटाहट तो है, नौकरी को लेके है, शिक्षा को लेके है, स्वास्थ्य को लेके है, व्यवस्थाओं के प्रति अवहेलना को लेकर है, और वो साफ दिखाई देता है। मैंने कहा ना, ये तो उदाहरण देके बताया मैंने। वो जेन जी का अभी जो एक रिवॉल्यूशन चला वो बिना सेंटिमेंट के नहीं आता। साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, मैंने कहा वो उनके दिमाग में है, उनको क्लिक कर रहा है, ये क्लिक कर रहा है। प्रवीण जी हमारी चिंता भी है इसके साथ साथ, लेकिन जो रजनीकांत सर कह रहे थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आप बताएं मुझे प्रोफेसर मालवीय, अगर इस पर आप प्रकाश डाल पाएं कि ऐसा कुछ है जो मोदी जी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कष्टों से उबर गए हैं या हमारे पास अब कोई परेशानियां नहीं रही, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। देखिए प्रवीण जी, मुझे मालूम नहीं कि संजीव जी पश्चिम बंगाल की धरती पर गांव में जाके हालात देखे हैं। मुझे मालूम नहीं कि बिहार की सड़कों में जाके इन्होंने वहां के संघर्ष को देखा है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, 2-3 मुद्दे हैं, बड़े गंभीर मुद्दे हैं जो संजीव जी ने उठाया है। उनकी निजी दर्द भी इनकी बातों में झलक रहा था। लेकिन किसी भी देश को चलाने के लिए, खास करके भारत के संदर्भ में, है कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और अभी राहुल जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 2 करोड़ देंगे। नहीं भाई, गलत जानकारी मत दीजिए प्रवक्ता के नाते। भारत सरकार 2 करोड़ ही सरकारी नौकरी दे सकती है, वो इन्होंने पूरा कर चुके हैं। बाकी रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ने कहा है। मैं आपको बयान सुनवा दूं? एक मिनट बोलिए मत, बीच में हमारी बात इसी डिबेट में सुनवा दूं? दूसरी बात संजीव जी अभी बता रहे थे, मैं भाजपा की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पर राजनीतिक विश्लेषक नाम लिखा इनके भी तो सही जानकारी में, इसलिए बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी समस्या है, दुनिया की सबसे बड़े यही समस्या है। ये छुपे हुए प्रवक्ता आते हैं, इसलिए उसके पास धन और काडर, आप तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अरे एक मिनट रुके ना डॉक्टर राहुल, ये बात कथनी करनी एक जैसी होनी चाहिए। संजीव जी के बारे में अभी यही बात आनंद जी कहने लग जाए तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी होता है पैनल पे। रुक जाइए ना, एक मिनट बात सुनिए आप। जरूरी बात तो इसलिए प्रोफेसर साहब तो खुले में आरएसएस के सदस्य दुनिया में सबसे बड़े दल वाली पार्टी है, और वो कार्यकाल उनके काडर हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय बनवाए या कहा जाए, ये अलग का विषय। अब अगली बात जो महत्वपूर्ण बात है, विषय क्या है भाई? गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लिया है भैया। राहुल जी सुन लो, आपके पास बता रहा हूँ, इस पार्टी ने गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लिया है। पीएम के फंड का पैसा कहाँ गया? वो आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों कर दिया उसको? कांग्रेस ठीक हो जाएगी। राहुल यादव क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? शुरुआत में कह दिया था आपको भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? राहुल यादव आप क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? हमारे दलित अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिए। खड़गे साहब, बताइए आप बन सकते हैं? खड़गे साहब भी बन सकते हैं, एक सामान्य परिवार से, एक बहुत गरीब परिवार से आए, एक चाय बेचने वाला बन गया। भाजपा में कोई महिला बन सकती है? आरएसएस में कोई महिला अध्यक्ष बन सकती है? बताएंगे मुझे, जिसके आप सदस्य हैं आरएसएस के, वहां कोई महिला अध्यक्ष बन सकती है क्या? मोहन भागवत की जगह ले सकती है क्या? राष्ट्रीय सेविका समिति है भाई, नहीं जानते हो मत बोला करिए। हाँ प्रवीण, बन सकते हैं क्या? कांग्रेस के जब बन सकती है क्या? आपने सवाल पूछा है तो जवाब भी दीजिए। नेतृत्व में उनके हमारे सब कुछ मुमकिन है। कांग्रेस ने 90 चुनाव हारे हैं, 90 चुनाव। क्या इसके लिए मोदी जिम्मेदार है? क्या इसके लिए देश के सरकार जिम्मेदार है, एनडीए सरकार? संजीव जी, इनको आत्मावलोकन की जरूरत है। विपक्ष का होना, विपक्ष को अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा कि आखिर जनता आरएसएस के कार्यकर्ता हमें आत्मावलोकन की सलाह देंगे क्या? थोड़ा बदल गया है, लेकिन प्रवीण जी यही है कि विपक्ष का कमजोर होना स्वयं के कारणों से हो रहा है, ये सरकार के कारण और ठीक है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि आपने उनका नाम किया, फिर मैं आनंद जी के पास जाता हूँ। नहीं, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी यदि कमजोर हो रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है। ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने की जो शैली है उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, आडवाणी थे। ये वो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है जिसमें वाजपेयी जी कहते थे कि भ्रष्टाचार से बनी हुई सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। ये बिल्कुल अलग भारतीय जनता पार्टी है, और आपको आपके सामने वाले पार्टी के रणनीतियों को, उसके चलने वाले चाल को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल होगी। आपको समझना होगा इस बात को, आपको भी अपने आप में परिवर्तन करना होगा और आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। नहीं तो हम केवल शिकायत करते रहेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। हम जब ये कहते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, जब हम ये कहते हैं कि हमारे ईवीएम लूट लिए जा रहे हैं या फिर नंबर चुरा लिए जाते हैं,
तो आप किस लेवल मैं पर मैं इस इसको बात के लिए इसको प्रतिकार- इसको थोड़ा समराइज करके आनंद जी आपके सामने सवाल रखता हूं, जो डॉक्टर राहुल ने भी कहा, संजीव जी ने भी कहा, अभी तक जो चर्चा हुई है, संवाद की कमी, डोमिनेंस, यानी विपक्षी दलों को येन केन प्रकारेण किसी तरह से डरा देना, सरकारी एजेंसियों का कथित बेजा इस्तेमाल, ये आरोप एक बार फिर आप पर बार बार लगता रहता है। इलेक्शन के दौरान भी आप पर आरोप बार बार लगाया जाता है। ये नैरेटिव है नहीं है वो एक अलग बात है, आपकी तरफ से इस तरह के जवाब आते हैं, बट ये सेंस तो है, मतलब विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। विपक्ष उतना कमजोर है नहीं जितना उसे किया जा रहा है, कहने की बात। देखिए प्रवीण जी, विपक्ष की जिम्मेदारी है सवाल पूछना, और माननीय मोदी जी की जिम्मेदारी है जवाबदेही है उनके सवालों को जवाब देना। अभी मित्र कह रहे थे कि 12 वर्षों में क्या हुआ, तो मैं 14 पे आता हूँ। 14 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी थी प्रवीण जी? 10वें नंबर पर थे। आज हम चौथे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पे के मुहाने पे हम खड़े हैं। 14 में हमें जब सत्ता मिली तो 106 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, और आज 300 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनी है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विदेशी दौरों के तहत, आत्मनिर्भर भारत बनने की तमाम ऐसे उपायों के तहत आज हम 300 लाख करोड़ के अर्थव्यवस्था में हम जी रहे हैं। ये भारत बता रहा है कि दुनिया में डंका कैसे भारत का बज रहा है। आज भी 5 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज पर आश्रित बना दिया। अगर आप काम किए रहते तो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर आप 55 वर्षों के कार्यकाल में अगर ये व्यवस्था की होते तो आज 80 करोड़ लोग आबादी को हम अनाज नहीं दे रहे होते। रोटी कपड़ा मकान की बात करने वाले लोग, रोटी कहीं और चला गया, मकान कहीं और चला गया, कपड़ा तो रहा ही नहीं। वो तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई ना। विगत 5 वर्षों में हमने काम किया और 12 वर्षों का हमारा शासन है अभी, और 12 वर्षों के शासन में तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, रोजगार की बात हो, आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हो, देश के विकास की बात हो। आज ये बताइए, पूरी दुनिया में वैश्विक संकट है। पाकिस्तान जैसे जगह में 450 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन भारत में आज भी 3 रुपए कुछ पैसे 90 पैसे केवल 2.5 महीने में बढ़े हैं। तो ये बता रहे ना भारत की अर्थव्यवस्था। नेपाल में तो सस्ता हुआ है। भारत में 2 महीने का स्टोरेज था। भाई नेपाल जैसे देश में सस्ता हुआ है। अमेरिका जैसे देशों में 100 वर्षों का स्टोरेज है, उसके बावजूद भारत में उस तरीके से मूल्यों का बढ़ाव नहीं हुआ। ये बता रहे ना हमारे राजनीतिक सोच कैसी है, हम किस तरीके से अपने लोगों को बचाना चाह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पूरे 150 करोड़ लोगों की आबादी के साथ है, और एक एक आबादी की रक्षा और सुरक्षा और उनकी व्यवस्था ये हमारी जिम्मेदारी है। उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। और बार बार, और ये बताइए, आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग की आपने सवाल पूछा प्रवीण जी, एक नैरेटिव जो सेंट्रल एजेंसियों के ऊपर लगाया जाता है। ये बताइए, इसी देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कांग्रेस को क्या कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम करती है। इसी देश में कहा ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हिंदुस्तान के इतिहास में 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। मुझे याद आ रहा है, आप जो जा रहे हैं ना, मुझे 17-18 साल पहले जोगिंदर सिंह सर ऐसे ही बैठे थे हमारे साथ में, उनसे इसी विषय पे बात कर रहे थे, और अभी जब आप लोगों से बात कर रहा था तो मुझे डेजा वू जैसा हुआ। मैंने कहा ये सब तो बातचीत हो चुकी है। फिर मैंने सोचा अरे ये तो होती है, यही तो घूम फिर के ले देंगे, यही तो आ जाते हैं हम लोग बात करते करते। तो आश्चर्य का विषय नहीं है। आप डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहिए, फिर मैं रजनीकांत सर के पास जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रवीण जी आपके भी एक वक्तव्य पर अपनी आपत्ति जाहिर करता हूं। आपने कहा कि आपको 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, और मुझे शायद कुछ समय हुआ है। अरे भाई, मोदी जी को 30-35 साल हो गए भाषण देते हुए, लेकिन आज भी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भाषण देते हैं, और आपके सामने भी टेलीप्रॉम्प्टर होगा। ये आपकी बात का जवाब। अभी भाजपा के प्रवक्ता का जवाब दे देता हूँ। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे? अगर आपने इतना कुछ किया है तो इतना डर किस चीज का है? नॉर्वे की एक महिला पत्रकार से डर कर वो चले गए, वहां से दुम दबाकर भाग गए। क्या बात कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे कैसे 2022 में मेरा एक ही निवेदन रहता है, जो बात एक बार बोल दी उसको बार बार बोलने से क्या फायदा है? ये नॉर्वे की पत्रकार वाला मामला हो चुका, आपने बोल दिया डॉक्टर राहुल। कोई एक और नई बात कुछ रखे ना, अवसर मिला है। प्रवीण जी आप बताइए मुझे क्या बोलना है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आपके पास कुछ बोलने को नहीं हो तो रजनीकांत जी को सुनते हैं, वो बोलते हैं। हम रजनीकांत जी को सुन लेते हैं, हम रजनीकांत जी को सुनते हैं, हम आप दोनों मिलकर सुनते हैं। जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ, आपको बार बार नॉर्वे पर जाना है, आपको एक जैसी बात। आप इंटरेक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या बोलना है वो मैं बोलिए नॉर्वे बोलिए, नॉर्वे पत्रकार। मेरा नंबर इसी तरीके से इंटरेक्ट करके काट रहे हैं। अब खुद जाकर अपनी डिबेट देखिए। मेरा सवाल, मेरे शुरुआत से
डेकोरम फॉलो मेरा किया। आपसे निवेदन है, एक मेरी बात को पहले तो समझिए। मैं कह रहा हूं एक बात जो आपने कह दी पैनल पर, उसको बार बार कहने से क्या होगा ये मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा मत बोलिए, मैं आपको अभी एक मैं अपनी इंगित बात कर रहा हूं रखूं, कि अगर कीमती आपका समय है, प्रवचन हो गया कोई हो तो काम मैं की अपनी बात बात भी बोल रखूं। दीजिए। प्रवीण जी, मैं अपनी बात रखूं अगर आपका प्रवचन हो गया हो तो? अगर आपको समझ में आ गया हो तो निश्चित तौर पर रखिए। बिल्कुल। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने अर्थव्यवस्था को लेकर बात करी। इन्होंने वायदा किया था इस देश से कि हम 2022 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। क्या बन पाई? नहीं बता पाएंगे। 2026 में हाल में ही यूएस इंडिया ट्रेड डील में भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम किए और $500 बिलियन के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता दी। भाजपा के प्रवक्ता यहां बताए कि इससे भारतीय किसान और एमएसएमई और घरेलू उद्योग कैसे बचेंगे? नहीं बता पाएंगे। इन जरूरी सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि अमेरिका हमें परमिशन देता है कि हम रूस से तेल खरीद सकते हैं। अभी अभी एक पैनलिस्ट शायद बोल रहे थे कि 1 महीने का परमिशन दिया है हमें। बड़ा एहसान हो गया अमेरिका का हम पर कि हमारी विदेश नीति में वो हमें इंटरप्ट करेगा। अमेरिका से चलेगी हमारी विदेश नीति? क्या भारत की विदेश नीति अब व्हाइट हाउस से चलेगी? इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग। आज देश समझ चुका है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को एक तरीके से प्रचार तंत्र में बदल दिया है। हर विफलता को पीआर में छिपाने की कोशिश हुई, जवान शहीद हुए, लेकिन जवाबदेही नहीं हुई आज तक भी। युवा बेरोजगार हुआ, लेकिन सरकार ने आंकड़ों का खेल और आंकड़ा प्रबंधन किया। मध्यम वर्ग बिल्कुल टूट गया, लेकिन सरकार ने इवेंट किया। किसान परेशान हुआ, लेकिन कैमरों के सामने कितने बढ़िया सवाल और कितनी बढ़िया बातें निकल कर आई राहुल जी। इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छी बातें निकल कर आई। चलिए, कुछ फर्क पड़ा, कुछ असर पड़ा। रजनीकांत सर, ये जो सवाल उठाए हैं डॉक्टर राहुल ने, ये बात सही है कि विदेश नीति को लेकर मजबूरी में करना पड़ा। विदेश नीति डेकोरम नहीं तोड़ता। विदेश नीति को लेकर इनके जो प्रश्न हैं वो कई विशेषज्ञ उठाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति ही बोलता है। सब कहते हैं कि हमने दुश्मन ज्यादा बना लिया और हम कंफ्यूज भी हो गए। जिस डोनाल्ड ट्रंप को हम अपना बहुत खास मानते थे, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा है। शी जिनपिंग जो सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते थे, उम्मीद की किरण दिखाई देती है। पुतिन जो परंपरागत दोस्त थे, उनसे दूरियां बढ़ गई। पड़ोसियों से रिश्ते जो हैं वो तल्ख हो गए। हमारी विदेश नीति को लेकर कई लोग प्रश्न उठाते हैं। रजनीकांत सर, देखिए, मुझे तो ये लगता है कि विदेश नीति का जहां तक प्रश्न है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमारे देश का हित जिसमें है उससे हम बात करेंगे। ना तो अमेरिका हमारे दांत काटी, ना अमेरिका से हमारी दांत काटी दुश्मनी है, ना उससे दोस्ती है। ना ही रूस के साथ, प्रधानमंत्री के दोस्त है। चीन के साथ ट्रंप हुआ, चीन के साथ मोदी भी हुआ, व्यापार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा माय रूस के साथ भी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के साथ भी व्यापार कर रहे हैं। तो कुल उसका मिलाकर नतीजा देश भुगत रहा है उनकी दोस्ती का। समझते हैं कि आज के दौर में नहीं, बहुत पहले से व्यापार कभी कभी राजनीति को प्रभावित, कभी कभी नहीं, अक्सर व्यापार राजनीति को प्रभावित करता है। ये गलतफहमी है कि राजनीति व्यापार को प्रभावित करती है। राजनीति, व्यापार ये तय करता है कि भाई ये क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल खत्म हो तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़े, उनकी बिक्री हो। समटाइम्स इट हैपेंस। तो आप अमेरिका के पास भी बहुत सारा तेल है टेक्सास में, तो अमेरिका भी ये चाहेगा कि अगर रूस से तेल खरीद रहे हो तो भाई हमसे भी तेल खरीदो। तो भारत कहता है कि देखिए, वहां से लाना हमको महंगा पड़ेगा, आप दाम ठीक कर दीजिए। तो आपको कहीं, मुझे तो नहीं मालूम, शायद राहुल जी को ज्यादा पता हो कि अमेरिका के मतलब दबाव में भारत काम कर रहा है, या रूस के दबाव में काम कर रहा है भारत, या चीन के दबाव में भारत काम करता है। बिल्कुल ट्रंप के दबाव में भारत काम कर रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। बिल्कुल ट्रंप के दबाव में काम कर रहा है। ट्रंप लगातार कह रहा है कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दूंगा। क्या एप्स्टीन फाइल का डर है? क्या अडानी केस का डर है? हमें जहां देखिए, यूं समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री ट्रंप का तय तक नहीं बोल पा रहे, खरीदने गए। अब वो कोई मतलब कई सारे दुकानदार एक ही सामान बेच रहे हैं। हमको जहां सौदा अच्छा और सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। इसमें किसी देश को भी क्या आपत्ति हो सकती है? कहां अमेरिका ने कह दिया कि भारत हमारा दुश्मन हो गया, या भारत जो है हमारी बात नहीं सुन रहा? यही तो हम कह रहे हैं कि रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था, हमें खरीदना कम क्यों किया? ये था कि चीन से हमारा व्यापार है, तो चीन से हमारा व्यापार लगातार हो रहा है। रूस से हम हथियार खरीद ही रहे हैं। और अब पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि जो हम क्या करते थे, एक वो पानी का जहाज भर के मसाला बेच लेते थे केरल से,
और वो अमेरिका या यूरोपीय देश हमको एक हवाई जहाज भेज देते थे, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या होता? आज स्थिति ये है कि हम डिफेंस प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, वी आर सेलिंग इट। हमने अपनी इकोनॉमी को बेटर करने की कोशिश, मुझे देखिए, लगता है मैं एक बात बताऊं रजनीकांत सर, आप जो हुई। बात कह रहे हैं ना वो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दो मोर्चों पर काम होता है जियोपॉलिटिक्स में। कोई भी सरकार आएगी, एक विकास का इंजन है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रुकेगी। अगर सही विजन के साथ में, सही दृष्टिकोण के साथ में चला जाएगा तो कोई भी आए वो इस रफ्तार को बरकरार रख सकता है। चुनौतियां भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स भी तो है। विपक्ष हाथ पर हाथ धरे थोड़ी बैठ जाएगा। विपक्ष को मुद्दा चाहिए और उनको जो ठीक लगता है, जस्टिफाइबल लगता है, उस मुद्दे को वो उठाते हैं और उसको बार बार, मैं जरूर टोक रहा था राहुल जी को, लेकिन किसी भी मुद्दे को बार बार रखना ये विपक्ष की मजबूरी भी है, तभी तो वो जचा पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे। और प्रोफेसर मालवीय, एक बात तो है कि एक हम मूवमेंट की बात कर रहे थे, आपने एक टिप्पणी भी करी थी, वो मूवमेंट बताता है कि आज बेरोजगारी, महंगाई को लेकर आज का युवा चिंतित है और ये चिंता प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंच रही होगी। निश्चित तौर पर आज की बैठक में वो इसी पर सबसे ज्यादा कंसर्न होंगे। निश्चित तौर पर ये देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री बड़े संजीदा अपने कैबिनेट के साथ इस पर काम भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इस समय तत्काल में सबसे आवश्यक है युवाओं के मन को भापना, जानना, रोजगार के लिए अवसर देना और देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ आम जन के सपनों को साकार करने के लिए जो भी चीजें चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए अपने मंत्रिपरिषद को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है गंभीरतापूर्वक इसका काम कर रहे हैं। जी संजीव सर, फटाफट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, अभी बैठक से क्या निकल कर आएगा? प्रवीण जी, सच बात यह है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमको लगता है कि सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि होंगे कि सबको जानकारी होगी कि ये संकट भारत में यदि ईंधन का, ऊर्जा का हुआ है तो एक बड़ा सा खेप हॉर्मुज जल डबल से होते हुए हमारे यहाँ पहुँचता है। हमारे लिए मायने क्या रखता है, कौन सा देश मायने रखता था। निश्चित तौर पे हम ये नहीं कहते कि हमें बहुत जानकारी है, ज़्यादा जानकारी है, लेकिन जितनी जानकारी है, यदि फॉरेन पॉलिसी मजबूत होती तो इस बात का ध्यान रखा जाता कि किसके साथ हम जाएंगे तो हिंदुस्तान में ये संकट पैदा नहीं होगा। हमने वहाँ के खामनेई की मौत के बाद भी 6 दिन लगा दिए केवल शोक संवेदना व्यक्त करने में, एक ऐसे देश के साथ जो देश हमारे साथ लगातार सशक्त रूप से खड़ा रहा, उस देश की अवहेलना करते रहे और यूएई में जाकर के हम ये कहते हैं कि ईरान ने यदि हमला किया तो ये गलत किया। जी इस पर मैं लंबी बातचीत करूंगा इसमें, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही था। और डॉक्टर राहुल, आपको मैं लिंक जरूर भेजूंगा, देखिएगा, आनंद आएगा आपको। बड़ी सार्थक चर्चा रही है, सच बता रहा हूं, मैं एक श्रोता के नाते सुन रहा था, बड़ी सार्थक चर्चा रही और इसके लिए मैं रजनीकांत सर का बहुत धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर राहुल आपका धन्यवाद करता हूं, संजीव सर आपका धन्यवाद करता हूं, अनंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रोफेसर मालवीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात इंडिया की में जो बात हुई है उसमें कई सारे मुद्दे उठे हैं और इन मुद्दों में एक बात तो बहुत साफ है कि भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। महंगाई, जेन जी के सेंटिमेंट्स जो है ना, उसको कोई बहुत जल्दी अपनी तरफ कैप्चर कर सकता है, ये भी हाल के मोमेंट से पता चलता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश यात्राएं करके आए हैं तो उनको ये कंसर्न्स हैं। निश्चित तौर पर इस बैठक में इस बारे में बातचीत होगी, निकल कर के आएगा, उसके लिए न्यूज़ इंडिया देखते रहिए, आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। बात इंडिया की में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।